नमस्कार, मैं हूं अदिति विश्वकर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबरों के साथ। कर्नाटक के जेडीएस नेता एचडी रेवन्ना को पीआरसी यानी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने किडनैपिंग केस में उन्हें सशर्त जमानत दी है। उन्हें 5 लाख रुपए के बॉन्ड पर जमानत मिली है। कोर्ट ने उन्हें 2 निजी जमानती भी पेश करने के लिए कहा है। सोमवार को पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव कोर्ट ने अपहरण के मामले में सशर्त जमानत देते हुए निर्देश दिया कि उन्हें एसआईटी की जांच में सहयोग करना चाहिए और सबूतों को मिटाने या छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। साथ ही उन्हें 2 जमानती पेश करने के साथ 5 लाख रुपए का बॉन्ड भी भरना होगा। कोर्ट में एचडी रेवन्ना के वकील सीवी नागेश ने दावा किया कि वह पीड़िता को 10 सालों से ज्यादा के समय से जानते थे और पीड़िता नौकरानी और रसोइया के रूप में काम कर रही थी। उसे घर आने का संदेश भेजना अपहरण नहीं है। वह केवल नौकरानी या रसोइया नहीं है, वो मेरी रिश्तेदार भी है। सीवी नागेश ने कोर्ट में तर्क दिया कि रेवन्ना के मामले में 364A के बुनियादी अनावश्यक तत्व मौजूद है। उनका कहना है कि धन या शक्ति का इस्तेमाल करके कोई धमकी नहीं दी गई है। साथ ही कहा कि इसे साबित करने के लिए कोई सबूत भी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। पीएम मोदी ने वाराणसी लोकसभा सीट से आज नामांकन दाखिल करेंगे, जिसमें बीजेपी शासित 11 राज्यों के सीएम मौजूद होंगे। प्रधानमंत्री के नामांकन में शामिल होने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वाराणसी पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी के नामांकन में चिराग पासवान, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी सहित कई नेता मौजूद रहेंगे। सोमवार को वाराणसी पहुंचे पीएम मोदी ने भव्य रोड शो किया। इस दौरान सड़कों पर हुजूम उमड़ पड़ा। करीब 6 किलोमीटर का यह रोड शो रहा। इस दौरान पीएम मोदी का काशी के लोगों ने जोरदार स्वागत भी किया। पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। साथ ही सीएम योगी भी इस दौरान मौजूद रहे। पीएम मोदी आज गेस्ट हाउस से रवाना होंगे और 80 घाट पहुंचकर पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद 80 घाट से निकलकर पीएम मोदी सुबह 10 बजे काल भैरव मंदिर पहुंचेंगे। करीब 15 मिनट की पूजा अर्चना के बाद पीएम मोदी कलेक्ट्रेट के लिए रवाना होंगे। आपको बता दें, सुबह 10:30 बजे से सुबह 11:30 बजे तक का समय कलेक्ट्रेट में आरक्षित रखा गया है। इसके बाद पीएम मोदी सुबह 11:30 बजे से 11:50 बजे तक नामांकन दाखिल करेंगे और फिर कलेक्ट्रेट से निकलकर पीएम मोदी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जाएंगे। दोपहर 12:10 से 12:55 तक रुद्राक्ष सेंटर में पीएम प्रमुख लोगों की सभा को संबोधित करेंगे और फिर 1 बजे रुद्राक्ष सेंटर से निकलकर एयरपोर्ट रवाना हो जाएंगे। महाराष्ट्र के मुंबई में सोमवार को धूल भरी आंधी के कारण घाटकोपर इलाके में एक बड़ा सा होर्डिंग गिरने से बड़ा हादसा हो गया है। इस घटना में मरने वालों की संख्या मंगलवार को बढ़कर 14 हो गई और कम से कम 74 लोग घायल हुए हैं। होर्डिंग के नीचे फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए एनडीआरएफ की टीमों ने रात भर बचाव अभियान चलाया। अधिकारियों का कहना है कि होर्डिंग का निर्माण नगर निकाय की अनुमति के बिना किया गया था। पाटलिपुत्र सीट से आरजेडी उम्मीदवार मीसा भारती के नामांकन के बाद आयोजित कार्यक्रम में मंच पर ही तेज प्रताप यादव ने एक कार्यकर्ता को जोरदार धक्का दे दिया। तेज प्रताप का ये रूप देखकर मंच पे मौजूद सभी लोग हक्के बक्के रह गए। इसके बाद वहां मौजूद शक्ति सिंह यादव और अन्य नेताओं ने मामले को संभाला, साथ ही कार्यकर्ता को तुरंत पीछे ले गए। वहीं मीसा भारती ने अपने भाई को शांत रहने का इशारा किया। इस पूरे वाक्य का वीडियो अब तेजी से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक पटना के एसके मेमोरियल हॉल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान तेज प्रताप ने अपनी बहन मीसा भारती के पीछे खड़े राजद के ही एक कार्यकर्ता को धक्का दे दिया। तेज प्रताप के इस बर्ताव से मीसा भारती भी चौंक गई। उस वक्त मंच पर राबड़ी देवी भी मौजूद थी। बेटे को संभालने के लिए उन्हें भी सामने आना पड़ा। हालांकि तेज प्रताप इसके बावजूद भी नहीं माने और मंच पर से ही उससे नीचे गिरा दिया जब तक उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। कार्यक्रम के बीच में तेज प्रताप यादव के इस व्यवहार को देखकर सभी हैरान रह गए। सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। दिल्ली की कड़कड़डुमा कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के मामले में उमर खालिद की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। 4 साल बाद जमानत मिलेगी या नहीं, ये सुनवाई अगली सुनवाई में साफ हो जाएगा। कड़कड़डुमा कोर्ट में उमर खालिद ने
दायर अपनी याचिका में देरी और दूसरे व्यक्तियों के साथ समानता के आधार पर नियमित जांच की मांग की है। अनलॉफुल एंड एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी यूएपीए के तहत मामले में सितंबर 2020 से हिरासत में है। वहीं दिल्ली पुलिस ने खालिद की याचिका के विरोध करते हुए इसे निराधार बताया है। आपको बता दें, इसी साल फरवरी में ही उमर ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी जमानत याचिका दाखिल की थी। उसके बाद कड़कड़ुमा कोर्ट में आवेदन दाखिल किया। छात्र नेता और सामाजिक कार्यकर्ता उमर खालिद सितंबर 2020 से ही जेल में बंद है। उन पर आरोप है कि उन्होंने फरवरी 2020 में उत्तर पूर्व दिल्ली में हुए हिंसा को भड़काया था। उनके खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज हैं। एक मामले में उमर को अप्रैल 2021 में जमानत मिल गई थी, तो वहीं दूसरे मामले में उनके खिलाफ यूएपीए के तहत आरोप लगाए गए हैं। इस मामले में अब तक 2 अदालतें उनकी जमानत याचिका खारिज कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में उनकी जमानत याचिका अप्रैल 2023 से लंबित थी, जिसकी सुनवाई कई बार स्थगित की जा रही थी। लोकसभा चुनाव जारी है और चौथे चरण का मतदान भी हो गया है। 3 चरणों के मतदान अभी बाकी हैं। दिल्ली में सत्ता काबिज करने के लिए सभी दल एक दूसरे पर जमकर आरोप लगा रहे हैं, एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र पहुंचे। यहां उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सिर्फ मुद्दे का समाधान ही नहीं किया बीजेपी ने, बल्कि राम मंदिर का निर्माण भी किया है। राहुल गांधी को भी मंदिर के उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन राहुल गांधी नहीं गए क्योंकि उन्हें अपना वोट बैंक खोने का डर था। भाजपा को कोई ऐसा डर नहीं है। भाइयों बहनों, में कांग्रेस पार्टी के नेताओं को और विशेषकर उद्धव ठाकरे जी को पूछना चाहता हूं, उद्धव ठाकरे जी को पूछना चाहता हूं कि प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण जब आपको मिला तो आप प्राण प्रतिष्ठा में क्यों नहीं गए? मुझे बताओ भाई, राहुल जी, उद्धव जी ने प्राण प्रतिष्ठा में जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था? जोर से बोलो, जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था? वो नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि उनको अपनी वोट बैंक का डर लग रहा है। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद और दिल्ली महिला की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के नाम से दिल्ली पुलिस को कॉल किया गया। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के सीएम हाउस से राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने पीसीआर को कॉल कर बताया कि उनके साथ मारपीट की गई है। दिल्ली पुलिस ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि स्वाति मालीवाल ने ही अपने फोन से कॉल की थी। पुलिस का कहना है कि हम ये वेरीफाई कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने अब तक लिखित शिकायत नहीं दी है। अब तक उनका कोई भी बयान सामने नहीं आया है। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक पुलिस जब मौके पर पहुंची तो स्वाति मालीवाल नहीं थी। प्रोटोकॉल के तहत दिल्ली पुलिस सीएम हाउस के अंदर नहीं जा सकती। पीसीआर कॉल की सच्चाई क्या है, ये पुलिस पता लगाने में जुटी हुई है। हालांकि पुलिस को अब तक कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है और ना ही इस मामले में अब तक स्वाति मालीवाल का कोई बयान सामने आया है। सुबह 9:34 बजे के आसपास एक पीसीआर कॉल आई थी, जिसमें लेडी कॉलर ने कहा था कि उनके साथ सीएम हाउस के अंदर मारपिटाई हुई है। इसके बाद लोकल पुलिस ने इस कॉल पर रेस्पॉन्ड किया। कुछ देर बाद एमपी मैडम स्वाति मालीवाल जी पुलिस स्टेशन सिविल लाइन्स आई, जहां से वो बिना कंप्लेंट दिए चली गई। इस मामले में अभी तक हमें कोई रिटर्न कंप्लेंट नहीं मिली है। सुबह 9:34 तो वहीं आप सांसद स्वाति मालीवाल पर कथित तौर पे हुए हमले को लेकर भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने घटना को लेकर कड़ी निंदा की है और घटना को लेकर जांच की मांग की है। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली में किसी महिला के साथ इस तरह की घटना को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अगर किसी भी महिला के साथ इस तरह की बात होती है तो उसे न्याय मिलना चाहिए। और अग्रिम जमानत पर छूटे दिल्ली के मुख्यमंत्री का आवास विभिन्न कारणों से चर्चा में रहता ही है। और इस तरह से अगर किसी महिला के साथ वहां उनके कहने पर उनके पीए ने मारपीट की है, तो आप समझ सकते हैं कि जिस दिल्ली का मुख्यमंत्री अपने घर पर बैठकर पहले मुख्य सचिव को पिटवाता रहा हो, अब महिलाओं को पिटवा रहा हो। कारण सिर्फ इतना है, जो जानकारी मिल रही है
स्वाति मालीवाल अपनी बातों को स्पष्ट रखने के लिए जानी जाती हैं और उन्होंने कुछ ऐसे सवाल पूछे जो उनको शायद रास नहीं आ रहे थे, लेकिन मैं इस घटना की निंदा करता हूं और इस पूरी घटना की जांच की मांग करता हूं ताकि किसी भी बहन के साथ अगर इस तरह की बात होती है तो उसको न्याय मिलना चाहिए। इस तरह का अत्याचार दिल्ली के इस माहौल में तो हम बर्दाश्त नहीं होने देंगे। और अग्रिम जमानत पर छूटे दिल्ली के मुख्यमंत्री का आवास विभिन्न कारणों से चर्चा। लोकसभा चुनाव के दौरान हैदराबाद से भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट माधवी लता का एक वीडियो सोशल मीडिया पे जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वो पोलिंग बूथ पर मतदान के लिए बैठी महिलाओं के वोटर आईडी कार्ड चेक करती हुई नजर आई। इस दौरान माधवी लता महिलाओं से उनका बुर्का हटवाकर भी देख रही हैं। वीडियो हैदराबाद के पुराने शहर के एक पोलिंग बूथ का बताया जा रहा है। घटना का वीडियो सामने आने के बाद माधवी लता के खिलाफ हैदराबाद के मलकपेट पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया। मामले पर हैदराबाद कलेक्टर ने कहा कि माधवी लता के खिलाफ धारा 171C, 186, 505(1)C और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 132 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। इस घटना पर उनकी सफाई भी सामने आई है। उन्होंने एजेंसी से कहा कि मैं प्रत्याशी हूं और कानून के मुताबिक मुझे अपने क्षेत्र के मतदाताओं के वोटर आईडी कार्ड और उन्हें फेस मास्क के बिना देखने का अधिकार है। मैं पुरुष नहीं महिला हूं। मैंने काफी विनम्रता के साथ उनसे निवेदन किया। मैंने उनसे कहा कि क्या मैं आईडी कार्ड के साथ आपको देख सकती हूं। अगर कोई इस घटना को बड़ा मुद्दा बनाना चाहता है तो इसका मतलब साफ है कि वे डर रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए चौथे फेज की वोटिंग 13 मई को समाप्त हो गई है। इस फेज में विभिन्न राज्यों की कुल 96 सीटों पर वोटिंग हुई। हालांकि वोटिंग से ठीक पहले हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत ने फिर कुछ ऐसा बयान दिया जिस पर विवाद खड़ा हो गया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में कंगना ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि सही मायने में 2014 में हमें आजादी मिली है, हमें स्वतंत्रता मिली है। आइए क्या कुछ उन्होंने कहा सुनाते हैं आपको। 1900 निश्चय ही जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो एक युग पुरुष हैं और हमारा सौभाग्य है हमारे पूर्वजों ने मुगलों की गुलामी देखी, उसके बाद अंग्रेजों की गुलामी देखी और फिर कांग्रेस का ये कुशासन देखा। लेकिन 2014 में हमें सही मायने में जो है वो आजादी मिली है, हमें स्वतंत्रता मिली है, सोचने की स्वतंत्रता, सनातन की स्वतंत्रता, अपना धर्म बनाने की स्वतंत्रता, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की स्वतंत्रता। जब सन 1947 में आपने धर्म के आधार पर जो इस्लामिक रिपब्लिक बना ही दिया था पाकिस्तान को, तो फिर इसको हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनाया? इसको हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और निश्चय ही जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो एक युग पुरुष हैं और हमारा सौभाग्य है हमारे पूर्वजों ने मुगलों की गुलामी देखी, उसके बाद अंग्रेजों की गुलामी देखी और फिर कांग्रेस का ये कुशासन देखा। लेकिन हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की कुल 4 सीटें हैं। इन सभी सीटों पर एक साथ लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण में 1 जून को मतदान होंगे। इसके बाद 4 जून को देश की सभी सीटों के साथ इन सीटों के भी परिणाम जारी किए जाएंगे। मंडी सीट से कांग्रेस के कंगना के खिलाफ विक्रमादित्य सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हमने सदियों से प्रदेश की जनता की सेवा की है और आगे भी निरंतर करते रहेंगे। हम प्रदेश की जनता के साथ खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। हमने 15 महीने के कार्यकाल में प्रदेश में 3600 करोड़ रुपए के विकास कार्य किए हैं। हम धरातल से जुड़े हुए हैं और जनता हमारे साथ है। सुख सदियों से हमने प्रदेश की जनता की सेवा करी है और आगे भी निरंतर करते रहेंगे। आजकल चुनावी बेला में जो लोग मुंबई से आए हैं वो चुनावों के बाद वापस मुंबई लौट जाएंगे। हम हिमाचल के लोगों के साथ खड़े थे, खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। हमने 15 महीने के कार्यकाल में प्रदेश में 3600 करोड़ के विकास कार्य सड़कों के खास करके प्रदेश के अंदर किए। सुख दुख में खास करके आपदा जब हिमाचल के अंदर आई हम लोगों के साथ दिन रात उपस्थित रहे। चाहे आनी था, चाहे रामपुर था, चाहे बंजार था, चाहे सेंज था, चाहे कुल्लू था, चाहे मनाली था, चाहे मंडी था। और आने वाले समय में भी मैंने तो ये कहा कि मैं मंडी का MP हूँ, यानी मुश्किल समय का पारिवारिक सदस्य। और आने वाले समय में भी हम लोगों के साथ खड़े रहेंगे। तो ठीक है, वो भाजपा के
नियम अनुसार उन्होंने किसी प्रत्याशी को, एक बॉलीवुड के किसी अभिनेत्री को उतारा है, वो उनका निर्णय है, मगर हम धरातल पे जुड़े हुए हैं और जनता हमारे साथ है और निर्णायक तरीके से जो हमने अपना विजन लोगों के सामने रखा है, उस विजन की जीत होगी। सदियों से हमने प्रदेश की जनता की सेवा करी है। देश भर में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान पूरा हो चुका है। अब लोगों की नजर आने वाले चौथे चरण के मतदान पे है। 13 मई को होने वाले चौथे चरण के मतदान के लिए 10 राज्यों की 96 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई थी, जिसमें मध्य प्रदेश की 4 सीटें शामिल थी। वहीं पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहां से बहरामपुर, कृष्णानगर, राणाघाट, वर्धमान पूर्वा, वर्धमान दुर्गापुर, आसनसोल, बोलपुर और वीरभूमि में वोटिंग हुई। इस बीच बनगांव के परगना से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में कहा था कि मुसलमान SC, ST, OBC का आरक्षण छीन लेंगे। कैसे छीन लेंगे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की रचना की है, हम उस संविधान को बिखरने नहीं देंगे और ना ही मुस्लिम कभी ऐसा करेंगे, क्योंकि मुस्लिम जानते हैं कि बहुसंख्यक SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक जातियां सभी अलग हैं। वहीं ममता ने आगे कहा कि आपका आरक्षण मुस्लिम लोग कैसे ले लेंगे, ये बातें झूठी हैं। इतना झूठ कहते हैं, छोटा बच्चा भी अगर झूठ बोलता है तो उसकी मां उसे मारकर सही करती है, लेकिन प्रधानमंत्री जैसे व्यक्तित्व अगर झूठ कहे तो क्या किया जाता है? तब उनके खिलाफ वोट करके उन्हें वोट की चोट दी जाती है। ऐसे विचार रखने वाले लोगों ने देश को बेच दिया है, जाति बेच दी है और मानवता बेच दी है। इन लोगों ने बंगाल में हिंदुओं को 2ym दर्जे का नागरिक बनाकर रख दिया है। साथियों, तुष्टीकरण की जिद में अब इंडिया अलायंस SC, ST, OBC को मिलने वाला आरक्षण भी छीनना चाहता है। ये लोग कह रहे हैं कि आरक्षण अब मुसलमानों को दिया जाए और भी आधा अधूरा नहीं, थोड़ा सा नहीं, पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को दिया जाए। क्या आपको ये बात मंजूर है? क्या आप इसे स्वीकार करेंगे? क्या ये देश दलितों के साथ अन्याय स्वीकार करेगा? क्या ये देश आदिवासियों के साथ अन्याय स्वीकार करेगा? क्या ये देश पिछड़ों के साथ अन्याय स्वीकार करेगा? और देखिए, कर्नाटका में तो कांग्रेस OBC को मिलने वाला रिजर्वेशन सारे के सारे मुसलमानों को दे भी चुकी है। इसलिए बंगाल के हमारे भाई बहन, आपको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। साथियों, वोट बैंक की इसी राजनीति ने CAA जैसे मानवता की रक्षा करने वाले कानून को विलेन बना दिया। रातों रात CAA कानून तो पीड़ितों को नागरिकता देने का कानून है। इससे किसी की नागरिकता नहीं छीनती, लेकिन कांग्रेस, TMC जैसे दलों ने इसे भी अपने झूठ के रंग से रंग दिया। কোথায় একটা মিটিং এ গিয়ে বলেছে মুসলিমরা তপশিলীদের রিজার্ভেশন কেড়ে নেবে। কি করে নেবে? এটা আম্বেদকর রচনা করেছেন যখন সংবিধান, ওই সংবিধান আমরা ছিন্ন ভিন্ন করতে দেব আর মুসলিমরা কখনো এই কাজ করবে না। তার কারণ ওরাও জানে সংখ্যালঘুরা আলাদা, শিডিউল কাস্ট আলাদা, শিডিউল ট্রাইব আলাদা, OBC আলাদা, হিন্দুরা আলাদা, শিখরা আলাদা, খ্রিস্টানরা আলাদা, আদিবাসীরা আলাদা। আপনার রিজার্ভেশন অন্য একটা লোক কাটবে কি করে? এটা মিথ্যে কথা, কি মানে আবদার নাকি? মামার বাড়ির আবদার?
এত মিথ্যে কথা বলে। একটা বাচ্চা ছেলে যদি মিথ্যে কথা বলে, মা তাকে দুটি চড় মারে, পরে আদর করে দেয়। আর দেশের প্রধানমন্ত্রী মিথ্যে কথা বললে তাকে কি করতে হয়? তাকে ভোটের বাক্সে ভোটটা উল্টে দিয়ে জব্দ করতে হয়। এই ধরনের লোক দেশ বিক্রি করে দিয়েছে, জাতি বিক্রি করে দিয়েছে, ধর্ম বিক্রি করে দিয়েছে, মনুষ্যত্ব বিক্রি করে দিয়েছে। আমি পরিষ্কার আপনাদের বলছি, লক্ষ্মীর ভান্ডার যারা केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार अनुराग ठाकुर अपने पिता और हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के साथ अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने 5वीं बार मुझ पर विश्वास व्यक्त किया और मुझे हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से फिर से एक बार भाजपा उम्मीदवार के रूप में उतारा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की सभी 4 लोकसभा और देश में 400 से ज्यादा सीटें जीतकर फिर से मोदी सरकार बनाएंगे। मैं आभारी हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, जिन्होंने 5वीं बार मुझ में विश्वास व्यक्त किया है। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार के रूप में उतारा है। पहले भी 4 बार हिमाचल की जनता ने हमीरपुर से कीर्तिमान बनाया है और अब की बार भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिश्रम और जनता के आशीर्वाद से जहां हमीरपुर संसदीय क्षेत्र को भी जीतेंगे, हिमाचल की चारों लोकसभा और हम देश में 400 सीटें जीतकर मोदी जी की सरकार बनाएंगे। मैं आभारी हूं। फिलहाल अभी के इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें आर्या न्यूज।